हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए देखिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है पीवाईक्यू क्वेश्चन आधारित। और देखिए सिलेबस के अनुसार सभी एमसीक्यू आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए एसएसटी के साथ साथ आपको हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, तो उसको भी जाके ज़रूर देख लीजिए। सिलेबस के अनुसार सभी आपको करा रहे हैं और देखिए पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको जाके क्लास ज़रूर देख लीजिए। देखिए आप लोग क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी का पहला सत्याग्रह सफल कौन सा था? तो वह हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में अपना पहला सफल सत्याग्रह किया था, तो याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। देखिए भारत में सती प्रथा का अंत किया था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, तो याद रखिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती विनियम पारित कर सती प्रथा को पूरे ब्रिटिश भारत में अवैध और दंडनीय घोषित कर दिया था। और देखिए इस सामाजिक सुधार में भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अब केवल कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं रहा है? तो कौन सा अधिकार अब केवल कानूनी अधिकार बन गया है, मौलिक अधिकार नहीं रहा है? तो वह हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा सही हो जाएगा। देखिए संपत्ति का अधिकार अब केवल देखिए कानूनी अधिकार बन गया है, मौलिक अधिकार नहीं रहा है। देखिए समझते हैं। देखिए मूल रूप से संपत्ति का अधिकार जो था अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। अब इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए देखिए 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। और देखिए अब इसे अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार माना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 17 हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए एसएसटी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और देखिए सिलेबस के अनुसार है, जो 60 नंबर की पूछी जाती है, तो सभी एमसीक्यू आपको कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। और देखिए जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और देखिए जो भी करवा रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार करवा रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए छुआछूत का अंत यह अनुच्छेद 17 में दिया गया है। देखिए भारत में अस्पृश्यता या छुआछूत को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, तो अनुच्छेद 17 के जरिए। और देखिए पाबंदी भी लगाई गई है, अब किसी भी व्यक्ति के साथ उनकी जाति या जन्म के आधार पर छुआछूत का व्यवहार करना गैर कानूनी माना जाएगा। देखिए ये अपराध माना जाएगा। और देखिए सजा का प्रावधान भी दिया गया है, तो अगर कोई भी व्यक्ति छुआछूत को बढ़ावा देता है या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसे कानून के तहत सजा दी जा सकती है। देखिए इसे समाप्त करने का उद्देश्य था समाज में सभी को बराबर का सम्मान देना और भेदभाव को जड़ से मिटाना था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने कहाँ की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने कहाँ की थी? तो वह हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में की थी। यहाँ भी इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधारा का उदाहरण है? तो इसमें हमसे बताना है कि कौन सा गर्म जलधारा है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, क्यूरोसियो जलधारा जो होती है एक गर्म जलधारा होती है, तो याद रखिएगा। देखिए क्यूरोसियो धारा ये प्रशांत महासागर में स्थित एक गर्म जलधारा है जिसे जापान की काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए क्यूरोसियो धारा यह एक गर्म जलधारा है जो उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में उत्तर की ओर बहती है। और देखिए लेब्राडोर धारा है, तो लेब्राडोर कैसी धारा है? तो यह उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है जो आर्कटिक से दक्षिण की ओर बहती है, तो लेब्राडोर धारा है, तो यह देखिए एक ठंडी धारा होती है। और देखिए केनरी धारा होती है, तो यह उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ बहने वाली एक ठंडी जलधारा होती है, तो केनरी धारा भी याद रखिएगा। देखिए कुरिल जलधारा है, तो यह भी एक ठंडी जलधारा है, इसे ओयासियो धारा भी कहा जाता है। और देखिए यह उत्तरी प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है, तो कुरिल धारा, तो याद रखिएगा। देखिए लेब्राडोर धारा और केनरी धारा और कुरिल धारा यह तीनों देखिए एक ठंडी जलधारा होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं तो महात्मा गांधी हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। देखिए इसके पहले जितनी भी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं तो प्लीज़ आप लोग जाके प्लेलिस्ट में उसको ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी आपको सिलेबस के अनुसार करवा रहे हैं और POIQ करवा रहे हैं। तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। और देखिए हिंदी की भी प्रैक्टिस सेट चल रही है तो उसको भी जाके ज़रूर देख लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, और देखिए अपनी तैयारी को इतने बेहतर तरीके से करिए कि आपका देखिए एक अच्छा स्कोर बन सके। तो देखिए महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी 1909 में की थी, मूल रूप से गुजराती भाषा में की थी। तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी तो 1909 में की थी और मूल रूप से गुजराती भाषा में की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, सिक्किम में है। नाथुला दर्रा भारत के राज्य में स्थित है, तो देखिए सिक्किम राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। देखिए नाथुला दर्रा हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? तो वह हो जाएगा 10वें मंडल में मिलता है। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋग्वेद के देखिए किस मंडल में शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है। देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है और इसमें देखिए शूद्र शब्द का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त में किया गया है। और देखिए इसी सूक्त में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया है। और देखिए इसमें कहा गया है कि शूद्र की उत्पत्ति विराट पुरुष के पैरों से हुई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो वह हो जाएगा 73वां संशोधन के जरिए दिया गया था। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन है तो आपको देखिए पॉलिटी और हिस्ट्री तीनों के क्वेश्चन करवा रहे हैं और देखिए पेडागोजी के भी करवा रहे हैं, क्योंकि आपके एसएसटी में 60 नंबर की पूछी जाती है। देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो 73वें संविधान संशोधन के जरिए 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और देखिए संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो संविधान में देखिए इसके जरिए भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कथक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश से है।
यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कथक देखिए नृत्य है जो उत्तर प्रदेश का नृत्य है, तो याद रखिएगा। देखिए कथक उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में हुई थी। यह कथा शब्द से बना है जिसका अर्थ है कहानी सुनाना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मत्स्य मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, तो याद रखिएगा। देखिए नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य होता है, तो नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य होता है देश में मछली पकड़ने के उद्योग और जलीय कृषि एक्वाकल्चर को बढ़ावा देकर आर्थिक समृद्धि लाना होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में नगर और निगम की संख्या कितनी है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे 17 है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक रिकॉर्ड और हालिया स्थानीय चुनावों के दौरान 2023 के अनुसार राज्य में वर्तमान में 17 नगर और निगम क्रियाशील हैं। और देखिए शाहजहांपुर को राज्य के 17वें नगर निगम के रूप में गठित किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो वह हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, दर्रा कहा जाता है। तो पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं, तो दर्रा कहा जाता है, तो याद रखिएगा। देखिए आप लोगों की लाइक की संख्या बहुत कम होती है, तो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए। और देखिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। देखिए पर्वतों के बीच इन प्राकृतिक रास्तों को दर्रा पास कहा जाता है जो ऊंचाई पर्वत श्रेणियों को पार करने के लिए सुगम मार्ग प्रदान करते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यह ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो भूमध्य रेखा इक्वेटर पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो भूमध्य रेखा इक्वेटर पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है लगभग? तो वह हो जाएगी यहाँ पे 111 किलोमीटर होती है, तो याद रखिएगा। देखिए भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर होती है। और देखिए सटीक रूप से 111.32 किलोमीटर होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 जुलाई 2017 में देखिए भारत में जीएसटी लागू किया गया था। देखिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, तो याद रखिएगा। देखिए पेडागोजी का क्वेश्चन है। देखिए आपके एसएसटी पेपर 2 में देखिए जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी और देखिए पेडागोजी भी पूछी जाती है, इसलिए देखिए पेडागोजी के भी क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो देखिएगा। देखिए सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज़ शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए छात्रों में नागरिकता की भावना और सामाजिक उत्तरदायित्व को विकसित करना होता है, तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सामाजिक अध्ययन विषय छात्रों को समाज के साथ उनके संबंधों को समझने और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाने और अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सजग रखने में मदद करता है। और देखिए इसका लक्ष्य होता है छात्रों के सामाजिक वातावरण में तालमेल बैठाने और मानवता के प्रति उत्तरदायी बनाने में सक्षम बनाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था तो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। यहाँ भी इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को बताना है और देखिए लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। देखिए अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था और जहाँ शुरू में केवल मुस्लिम विद्वान धार्मिक चर्चा करते थे और देखिए बाद में अकबर ने इसे सभी धर्मों के लिए खोल दिया था, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यह पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो सामाजिक विज्ञान कक्षा में विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा करते समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा करते समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो वह हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, निरपेक्ष होकर गरिमापूर्ण तरीके से चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह छात्रों में तार्किक सोच और सहनशीलता विकसित करता है। और देखिए शिक्षक की निष्पक्षता छात्रों को मुद्दे के सभी पहलुओं को समझने में मदद करती है। देखिए जब शिक्षक निष्पक्ष होकर सभी मुद्दों को सुनता है तो वह सभी पहलुओं को समझने में मदद करती है। और देखिए गरिमा में पूर्ण चर्चा से कक्षा का वातावरण सुरक्षित बना रहता है और छात्र दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यह पेडागोजी का क्वेश्चन है। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप भूकंप विषय को कैसे पढ़ाएंगे? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, मानचित्र और पिछले अनुभव पर चर्चा करके पढ़ाएंगे। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अगर भूकंप विषय पर पढ़ाना चाहेंगे तो देखिए मानचित्र और पिछले अनुभव पर चर्चा करके पढ़ाएंगे। तो यह सबसे उपयुक्त विधि होगी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में संसद पार्लियामेंट विषय को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो कक्षा में संसद और पार्लियामेंट विषय को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? देखिए यह भी क्वेश्चन पेडागोजी का है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे, देखिए भूमिका निर्वाह विधि होगी, सबसे उपयुक्त होगी, रोल प्ले होगी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में प्रयोजनाकार प्रोजेक्ट वर्क देने का मुख्य लाभ क्या होता है? तो सामाजिक विज्ञान में प्रयोजनाकार प्रोजेक्ट वर्क देने का मुख्य लाभ क्या होता है? तो वह हो जाएगा छात्रों में अन्वेषण और खोज कौशल विकसित करने में मदद करता है। तो याद रखिएगा। देखिए आज के सेशन में पेडागोजी के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। देखिए इतिहास की कक्षा में पुरातात्विक स्रोतों का उपयोग क्या किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, साक्ष्यों के आधार पर अतीत की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा। देखिए इतिहास में पुरातात्विक स्रोत जैसे सिक्के, शिलालेख, स्मारक और अवशेष का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि छात्र ठोस सबूतों के माध्यम से इतिहास को वैज्ञानिक और प्रामाणिक रूप से समझ सके। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI हो जाएगा। तो भारत का केंद्रीय बैंक है। तो याद रखिएगा। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है और अन्य बैंकों का नियमन करता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो वह हो जाएगा काली मिट्टी है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल है। और देखिए ये ढक्कन के पठार में विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात में लावा के प्रभाव से निर्मित होती हैं। और देखिए कपास की खेती इसी में होती है, इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। और देखिए क्योंकि यह कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। देखिए रेगुर मिट्टी को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, क्या कारण है इसका मानने की? देखिए इसमें स्वतः जुताई होती है, इसमें सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है जिससे इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। तो यह सूखने पर देखिए इसमें दरार पड़ जाती है जिसे इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 360 के तहत। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल फाइनल इमरजेंसी लगाई जाती है। और देखिए यह प्रावधान राष्ट्रपति को तब शक्ति देता है जब भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो, जैसा कि अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान में बताया गया है। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो वह हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए आपने कर लिया तो आपका एग्जाम तक आपका बेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। देखिए आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका यूपी टेट क्लियर हो जाए। तो देखिए बहुत लोग सी टेट 4 बार देते हैं, 5 बार देते हैं, बहुत लोग देखिए 2 बार देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको मौका नहीं मिलेगा देने का। देखिए यही लास्ट चांस है। तो देखिए अपनी जी जान लगा दीजिए और आपका यूपी टेट क्लियर कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डेली क्लास करिए और डेली अपनी ईमानदारी से पढ़िए ताकि आपका यूपी टेट क्लियर हो जाए। देखिए समझते हैं। देखिए राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। देखिए संवैधानिक प्रावधानों अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर सकते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने मृत्यु दंड दे दिया था? तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने मृत्यु दंड दे दिया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जहांगीर ने दे दिया था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मुगल शासक जहांगीर ने 1606 ईस्वी में सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में इतिहास के स्रोत पढ़ाते समय एक पुराने सिक्के का प्रयोग करता है, यह किस प्रकार की सामग्री है? तो वह हो जाएगा देखिए प्राथमिक सामग्री हो जाएगा, तो प्राथमिक स्रोत हो जाएगा, तो याद रखिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए इतिहास में एक पुराना सिक्का पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आता है। यह एक मूल समकालीन वस्तु है जो उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था और शासक के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करता है, और देखिए इसलिए प्राथमिक स्रोत प्राइमरी सोर्स माना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आगमनात्मक विधि का कब प्रयोग किया जाता है? तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आगमनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है तो उदाहरण से नियम की ओर जाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जितने भी लोग हैं देखिए कमेंट करके देख रहे हूँ, सभी लोग बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए एसएसटी की डेली क्लासेस चलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका यूपी टेट क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।